हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और हम लोग पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ने वाले हैं, प्लस हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद पार्ट्स के बाद शेड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है, और आर्टिकल के बारे में बताएंगे। देन उसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीन चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे। तो उसके बाद आपका ऑलमोस्ट पॉलिटी के मेन टॉपिक यही हैं। फिर हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे और जुडिशरी पढ़ेंगे। देन उसके बाद मिसलेनियस पार्ट में जो भी पढ़ना है वो देखेंगे, ठीक है। यही मेन है और हम इसको इसी मंथ की लास्ट तक होपफुली ख़त्म कर देंगे। इसके सिलेबस को भी साथ साथ आपका मैथ का भी ओवरऑल ख़त्म होने वाला हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और साइंस तो आपकी काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैथ के भी हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं, 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा वो एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसके बाद मैं कल से आपका लाइव करूँ मैथ का, और जिसमें आपकी लाइव क्लासेस 2-2.5 घंटे की चलेंगे, ठीक है। मैथ तो इसी तरीके से ख़त्म होगा, लाइव करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, ये तो आपको पता ही है कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली चाहिए थी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इनके मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होके एक पूरे मेंबर से, जिसके अंदर मैं आगे बताऊंगा कि कितने मेंबर से कैसे कैसे बनी। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट था, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो फॉर्मल कंसेप्ट कहाँ से आया था? एम एन रॉय ने। किसने दिया था? एम एन रॉय का कंसेप्ट था 1934। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जिसने एक्सेप्ट किया था वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? वो थी स्वराज पार्टी, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फॉर्मल कंसेप्ट किसका है, तो फॉर्मल कंसेप्ट किसका है? ये एम एन रॉय का है, ठीक है। उसके बाद इसके सेटअप के लिए मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान का जो रिकमेंडेशन आता है, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, जिसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 में, इसके आधार पे ही हम लोगों ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद और उसके जो नॉन परमानेंट चेयरमैन बने, वो कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, SING, सिन्हा का स्पेलिंग ठीक कर लो। सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो क्या बनाए गए? टेम्पररी चेयरमैन बनाए गए, ठीक है, नॉन परमानेंट चेयरमैन। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि फॉर्मल कंसेप्ट किसका आइडिया था? ये सबसे पहले आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का? वो था एम एन रॉय 1934 में। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया? स्वराज पार्टी ने। और उसके सेटअप के लिए जो 9 दिसंबर 1947 में पहली मीटिंग हुई, किसके रिकमेंडेशन के ऊपर? 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था। इसमें जो असेंबली बनी, इसके जो चेयरमैन बनाए गए वो बनाए गए टेम्पररी, उस दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये उसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा मतलब एज थे, एक तरह से आप बोल सकते हो सबसे सीनियर मोस्ट थे। देन इसके बाद 11 दिसंबर 1946 में सेकेंड मीटिंग होती है। उसमें सेशन जो दूसरा सेशन होता है, उसमें परमानेंट चेयरमैन बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद जो डिप्यूटी चेयरमैन बनता है उसका नाम है HC मुखर्जी। और जो एडवाइजरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो कौन थे? वो थे BN राव, जो एडवाइजरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये CA की फुल फॉर्म है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो कौन थे आपके? BN राव। मैं साथ साथ बता दूंगा क्वेश्चन क्या आते हैं। बाकी इन सबके क्वेश्चन आपको BMC क्लासेस विद अजय में मिल जाएंगे। जैसे हमने प्रियम्बल पढ़ा था उसके मैंने क्वेश्चन दे दिए। जैसे आपने ये बेसिक, इसके पहले जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा है प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और आगे जो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, इनके बेस पे जो MCQs हैं वो भी आपको BMC क्लासेस में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और PDF भी आपको मिल जाता है। यहाँ तक हो गया कि सेकंड सेशन में पहले हमने जो 9 दिसंबर को मीटिंग हुई थी उसमें हमने जो चेयरमैन बनाया था वो नॉन परमानेंट 2 दिन के लिए कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पूछा जाता है कि सबसे पहले नॉन परमानेंट चेयरमैन कौन थे। अगर पूछे सबसे पहले चेयरमैन कौन थे तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि वो नॉन परमानेंट थे। तो 11 दिसंबर 1946 में परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। और पहले डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे?
HC मुखर्जी। एंड एडवाइजरी कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसका नाम था BN राव। फिर 13 दिसंबर को दोबारा बैक टू बैक मीटिंग होती है। उसमें क्या है, इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, ऑलरेडी मैं इसको प्रियम्बल में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था, इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय जवाहरलाल नेहरू, और जिसको आज हम लोग प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडिया कहाँ से आया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मीटिंग आपको याद होनी चाहिए कि पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके नॉन परमानेंट चेयरमैन बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 में जो दूसरा सेशन हुआ उसमें परमानेंट चेयरमैन कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे, HC मुखर्जी। एडवाइजरी कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के BN राव। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी। और 13 दिसंबर 1946 भी इंपॉर्टेंट डेट था, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसको बाद में हम प्रियम्बल बोलते हैं, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। वो क्या था वो मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मुझे आपको एक डेट बतानी है जो मैंने आपको पढ़ाया है प्रियम्बल में, कि कौन सी डेट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, 1947 है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट मंथ के साथ मुझे बताना है, मुझे कमेंट करके बताना, मैंने पढ़ाया था। उसके बाद इसमें टोटल मेंबर कितने थे, कितनी सीट्स थी इसके अंदर, तो 389 थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो टोटल मेंबर्स कितने थे, 389। उसमें से 296 तो इलेक्ट किए गए थे, और 93 क्या थे, नॉमिनेटेड थे। 296 के लिए इलेक्शंस हुए थे बट इनडायरेक्टली, और 93 क्या थे, नॉमिनेटेड थे। और 296 में ये पूछा तो नहीं जाता कितनी कितनी सीटें, एग्जैक्ट इतना पता होना चाहिए कि 296 इलेक्टेड थे, 93 नॉमिनेटेड थे। ये नीचे वाला मैंने बता दिया आपको कि उसमें से कांग्रेस की सीटें थी 208, और 73 थी मुस्लिम लीग की, और 15 सीटें थी जो इंडिपेंडेंट आए थे। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताता हूँ। एक चीज़ बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, डेट इज कॉल्ड कि मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपको पूछा जाए क्या मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो आंसर होगा नो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एंड देन फाइनली 299 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिनके इलेक्शंस हुए थे बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड से। तो इनडायरेक्ट क्या होता है, जिसको आप डायरेक्ट वोट नहीं डालते हो, क्योंकि उस टाइम अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, जिसमें मतलब 18 साल प्लस जो वोट डाल सकते हैं, कोई भी सारे नहीं डाल सकते थे, कुछ गिने चुने लोग थे 10% जो वोट डालते थे, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ था। तो फाइनली कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 299। ठीक है, उसमें से जो 229 थे वो प्रोविंसेस से आए थे, और 70 क्या थे, प्रिंसली स्टेट से आए थे। तो प्रोविंसेस क्या होते हैं और प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं, तो प्रोविंसेस वो एरिया होता है जहाँ पे अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। और प्रिंसली स्टेट वो स्टेट होते हैं जहाँ पे राजा महाराजा का राज था, और उस वहाँ पे भी हालांकि अंग्रेज आ चुके थे, लेकिन वहाँ पे उनको डील कौन कर रहा था, राजा महाराजा ही चला रहे थे, प्लस उनको टैक्स वगैरह देते थे। मतलब वो वहाँ पे प्रिंसली राज था, जहाँ प्रिंस राजा होते थे वो प्रिंसली स्टेट कहलाते हैं, और जहाँ पे पूरी तरह से ब्रिटिश का कंट्रोल था तो उनको कहा जाता है प्रोविंसेस। राइट, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि टोटल मेंबर्स कितने थे, टोटल सीट कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो आंसर, चलिए गाइस अभी हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बनी थी 29 अगस्त 1947 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ज़्यादा तक तो आपको क्या करना है, हेड को याद रखना है। बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, तो आंसर होगा किससे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जहां भी वर्ड ड्राफ्टिंग लग जाए, जहां भी वर्ड पूरी पॉलिटी में ड्राफ्टिंग लग जाए, तो वहां आंसर हमेशा क्या आएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके साथ 6 मेंबर और भी थे, टोटल कितने थे, 7।
तो इन 6 मेंबरों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, खैर कभी कभी पूछ भी देता है, लेकिन ये इसके नाम है। एक तो गोपाला स्वामी अयंगर, एक आपके कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी, देन शाहिद मोहम्मद शादुल्ला, उसके बाद माधव राव एन माधव राव, और एक है टी.टी. कृष्णा मचारी। तो यहाँ पे ये भी है कि इस यहाँ पे बी.एल. मित्तर को बी.एल. मित्तर जिसको रिप्लेस किया गया, इसने रिज़ाइन कर दिया था, उसकी जगह माधव राव आए थे। देन डी.पी. खैतन जिसकी डेथ हो गई थी, उनकी जगह क्या आए थे, कृष्णा मचारी, टी.टी. कृष्णा मचारी। तो ये आपके 6 मेंबर हैं, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना तो कोई जाता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, और 6 मेंबर थे, और 6 का नाम मैंने आपको बता दिया। गोपाला स्वामी अयंगर, उसके बाद कृष्णा स्वामी, के.एम. मुंशी, शाहिद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव राव और टी.टी. कृष्णा मचारी। तो ये 6 की 6 नाम है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, अगर आपको 3 कमेटी इन तीनों के बारे में पूछे, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट कमेटी, इनके हेड कौन थे, इनके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन वर्ड यहाँ भी आएगा, यूनियन पूरे मतलब ओबरा सबसे बड़ा, तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। उसके बाद आता है आपका प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी या फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज़ कमेटी। जितने भी माइनॉरिटी थी, जो भी मतलब छोटे लोगों के लिए जब फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग जो भी आए, तो उसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर होगा, वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमेटियाँ तो बहुत है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट कमेटी याद करनी है। उसके बाद अगर पूछे फ्लैग कमेटी या स्टीयरिंग कमेटी या प्रोसीजर कमेटी, इनके हेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी पूछे तो के.एम. मुंशी। अगर फंडामेंटल सब कमेटी पूछे, फंडामेंटल सब, यहाँ पे देखिए ये फंडामेंटल है, यहाँ पे सब पूछे तो ये आ जाएगा जे.बी. कृपलानी। तो ये इंपॉर्टेंट कमेटी हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। इनके साथ 6 मेंबर थे, 6 की 6 मैंने नाम बता दिए, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि यूनियन कमेटी के हेड कौन थे, या यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे, एंड स्टेट कमेटी के हेड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। आपको लगे कि यहाँ पे ओवरऑल की बात हो रही है, तो उसका आंसर नेहरू ही होगा। यूनियन मतलब पूरे, यूनियन पावर मतलब पूरी पावर, स्टेट मतलब हर एक स्टेट का, तो एक बड़े हेड की बात हो रही है, तो उसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ही रहेगा, ठीक है। अगर पूछे प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी या फंडामेंटल या माइनॉरिटी, जो भी छोटे लोगों के लिए, जो SC/ST के लिए, या उनके फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग लोगों की बात करें, तो उसके लिए वल्लभ भाई पटेल ने बहुत काम किया था, तो उनका नाम है वल्लभ भाई पटेल, जो इनके हेड थे। उसके बाद अगर पूछे फ्लैग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी या प्रोसीजर कमेटी, देन आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी, यहाँ पे खाली स्टीयरिंग कमेटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूछा जाए वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी, तो आंसर होगा के.एम. मुंशी। और फंडामेंटल सब कमेटी जे.बी. कृपलानी। तो आई होप कि ये कमेटी आपको क्लियर होगी। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आइडिया 1934 में एम एन रॉय के द्वारा दिया गया, और फर्स्ट पार्टी कौन सी थी पॉलिटिकल, वो थी स्वराज पार्टी। 9 दिसंबर को जो टेम्पररी चेयरमैन बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और किसकी रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, उसका नाम था हेड। देखो ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया, इसको याद रखना है। इसके हेड कौन थे, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे आपके, पैथिक लॉरेंस, PETHICK, पैथिक लॉरेंस, LAWRENC लॉरेंस, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है ऐप पे। तो नॉन परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में परमानेंट चेयरमैन बना दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डिप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया SC मुखर्जी को, और एडवाइजरी कौन थे आपके, BN राव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है एडवाइजरी के रिकॉर्डिंग। और पूछा जाए फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो आपको राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है। अगर पूछे टेम्पररी, तो आंसर लगाना है सच्चिदानंद सिन्हा। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको अब आप प्रियम्बल बोलते हो। ये डेट आपको बतानी है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। टोटल मेंबर्स या टोटल सीट थी 389, जिसमें 296 से इलेक्टेड, 93 थी नॉमिनेटेड, उसमें से कांग्रेस थी 208, 73 थी मुस्लिम और 15 थी इंडिपेंडेंट। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फाइनली 299 एक
कम करना 300 में से 299 ने पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जिसमें से इलेक्शन हुए थे इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे ये, जिसमें 229 प्रोविंस स्टेट से थे और 70 प्रिंसली स्टेट से थे। ये कुछ कमेटी हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चलिए गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टोटल कितना टाइम लगा? तो टोटल टाइम लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो अडॉप्ट कर लेती है किसको? जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया उसको अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1949। और उसी दिन सेम डेट पे 16 आर्टिकल हमने इम्प्लीमेंट कर लिए थे। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कब किया था? 26 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हिस्टोरिकल जो हमारा रीज़न रहता है कि हम लोग 26 जनवरी पहले ही हम लोग रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो 16 आर्टिकल पहले ही हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिए थे जिस दिन हमने इसको अडॉप्ट किया था। जैसे कुछ मैंने लिखे भी हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट, इलेक्शंस, इंटरिम पार्लियामेंट, जो टेम्पररी पार्लियामेंट था उसको हमने पहले अडॉप्ट कर लिया था। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को कम्प्लीटली अडॉप्ट कर लिया गया। टोटल सेशन कितने हुए, कितनी मीटिंग हुई इसकी? तो टोटल जो सेशन लिए गए वो कितने थे? टोटल 13 थे, जिसमें से पहली तो 9 दिसंबर 1946 को ली गई थी एंड लास्ट जो 13 थी वो थी 24 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी के 2 दिन पहले, ठीक है, 26 जनवरी के 2 दिन पहले। इसमें पूछा जाता है कि टोटल कितनी वुमेन थी, तो टोटल वुमेन कितनी थी? 15, और 15 में एक मुस्लिम थी, और उस मुस्लिम कौन थी उसका मैंने नाम भी लिख दिया, बेगम एजाज रसूल, ठीक है। तो एक मुस्लिम थी, कितने मुस्लिम थी? एक थी। टोटल कितनी वीमेन थी? टोटल 15 वीमेन थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। दोबारा से बताता हूँ, हमने अडॉप्ट कब कर लिया था इसको? कम्प्लीटली बनने के बाद हमने इसको अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 में। फिर 26 जनवरी 1950 में इसको हमने कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसमें से कुछ 16 आर्टिकल ऐसे थे जिसको हमने पहले ही भी इम्प्लीमेंट कर लिया था। टोटल सेशन हुए 13, जिसमें से पहला हुआ 9 दिसंबर 1946 में एंड लास्ट हुआ 24 जनवरी 1950 के अंदर। टोटल वीमेन इसके अंदर 15 थी, जिसमें एक मुस्लिम थी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम बेसिकली था क्या? उसका काम यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ठीक है। चलिए, आपके मेकिंग ऑफ लॉ के हेड भी हैं और आपके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हेड भी हैं, दोनों के हेड देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देखो नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया। कब? क्या है आपका? जन गण मन 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, जो भी इसको भी 24 जनवरी 1950 के अंदर, मतलब रिपब्लिक डे जो लास्ट सेशन हो रहा था ना, जो आपका लास्ट सेशन हो रहा था 24 जनवरी 1950 में, उस टाइम हमने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग दोनों ही अडॉप्ट कर लिए, ठीक है। और नेशनल फ्लैग जो है वो भी अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। कब? वो भी कब? 22 जुलाई 1947 में। तो ये डेट भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि हमने जो ट्राई कलर जो फ्लैग है कब हमने अडॉप्ट किया था, तो वो था 22 जुलाई 1947। तो ये था आपका पूरा की पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था। यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जब आएगा क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो इसके बेस के ऊपर एमसीक्यूज आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे, आप जो भी फ्री वाला बैच है JKPSC का उसमें मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके रिस्पांस के ऊपर ही हम लोग रिस्पांस करेंगे, और आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो हम मैक्सिमम आपका सिलेबस 1.5 मंथ तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी हम साथ साथ MCQs करवा रहे हैं, ठीक है, और प्लस आपके मॉक टेस्ट भी हम शुरू कर देंगे 10-15 दिन के बाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हम लोग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स क्या हैं? चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन, बेसिक सी बातें आपको याद रखनी है। ओरिजिनली कितने पार्ट थे? तो कितने थे? 22। और करंट में कितने अभी?
करंटली कितने हैं, अभी है हमारे पास 25। यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपली पूछिए हाउ मैनी पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन पूछे और नीचे ऑप्शन दे दे आपको 22, 24, 25 एंड 26। तो इस केस में आंसर क्या लगाओगे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाए 23, 24, 25 और 26, तो इस केस में आंसर क्या लगाओगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी 22 पार्ट्स ही हैं। अगर हमने पार्ट जोड़े हैं, जैसे 4 के बाद 4A ऐड किया गया, एक नया पार्ट बना दिया, लेकिन नंबरिंग में अभी भी वो 22 ही हैं। अगर सिंपली आपको ये पूछे, कि कितने पार्ट्स हैं, तो आंसर क्या दोगे आप, आंसर आपका 22 ही रहने वाला है। अगर ऑप्शन में 22 नहीं है तब आपके पास 25 करंट के ऊपर जाना है। बात समझ आई। अगर पूछे कि कितने पार्ट्स हैं इंडियन का, अगर ओरिजिनल वर्ड ना भी यूज़ करे तो भी 22 ही आंसर लगाना है, क्योंकि अभी भी 22 पार्ट्स ही हैं, बीच में ऐड किए गए और 24A आगे 9 थे, ऐसे ऐड किए हुए हैं, तो नंबरों में 22 ही हैं। अगर पूछे कितने पार्ट्स, कुछ भी नहीं पूछे, ओरिजिनली करंट पूछे फिर तो 25 है, अदरवाइज आंसर 22 ही लगाना है। दूसरी चीज़ आपको आर्टिकल के बारे में पता होनी चाहिए कि आर्टिकल कितने हैं, टोटल आर्टिकल कितने हैं। तो टोटल आर्टिकल जो ओरिजिनली थे वो थे 95, और करंट में कितने हैं, आपके अभी फिलहाल आपके 470 तक हैं अप्रॉक्स। इसमें भी क्वेश्चन वही है, अगर पूछे हाउ मैनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है, और ऑप्शन दे आपके पास 395, 400, 470 या 480, तो आंसर क्या लगाओगे, तो आंसर लगाना आपको 395। क्यों, क्योंकि अभी भी जो आर्टिकल ऐड होते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि बीच में आर्टिकल ऐड, जैसे 15, 1, 2, 3 ऐसे, मतलब अलग अलग आर्टिकल ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल अलग अलग ऐड हो जाते हैं, वो काउंटिंग में 395 ही है, और उसके बीच में A, B, C 1, 2 करके ऐड होते हैं, तो आंसर 395। अगर ऑप्शन नहीं है 395 तब आपको 470 के पास जाना है। और आपको पूछे कि शेड्यूल कितने हैं, तो आंसर कितना होगा, ओरिजिनली पूछे, इसमें वर्ड लिखना पड़ेगा ओरिजिनली, तो वो है 8, और करंट कितने हैं, वो है 12। अगर सिंपल पूछे हाउ मैनी शेड्यूल, तो आंसर 12 ही लगाना, क्योंकि शेड्यूल अलग से ऐड किए गए। इसमें जैसे 395 नंबरिंग में लास्ट अभी भी 395 है, ओरिजिनली पार्ट्स के अंदर अभी भी 222 ही हैं, बीच में ऐड किए A, B करके, तो वो नंबरों में वही है, लेकिन इसमें जो पूछे वही है। ओरिजिनली पूछे 8, करंट पूछे तो 12। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी हम छोटी सी चीज़ ये पढ़ेंगे कि लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में क्या फ़र्क है, तो देखो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक बुक है जिसके अंदर पूरे लॉ, मतलब उसके अंदर आर्टिकल के तहत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन कौन करता है। मैं ये आपको जब मैंने बेसिक पढ़ाया था ना, उसमें मैंने पार्ट, शेड्यूल ये सब कुछ बताया था काम क्या होता है, लेकिन इसके बारे में बता देता हूँ कि लॉ क्या होता है। देखो लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो अलग होगी, जो लॉ है वो अलग होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर लॉ बने हुए हैं। जैसे IPC की, जो कि किसके ऊपर बनती है, इंडियन पैनल कोड, ये है आपके ऑफेंस और पनिशमेंट के ऊपर बनी हुई है। इसके अंदर चैप्टर लिखे जाते हैं, इसको चैप्टर में लिखा जाता है। इसके अंदर चैप्टर कितने हैं, जैसे 23 चैप्टर हैं, और इसके अंदर सेक्शन कितनी है, सेक्शन इसके अंदर 511 है, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हो, इसको डिवाइड करते हो पार्ट्स में और देन उसको आर्टिकल में। लेकिन जो लॉ होता है, हर चीज़ के लॉ आते हैं, जैसे RTI ये भी एक लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये भी एक लॉ है। उसके अंदर क्या होंगे, चैप्टर होंगे, और चैप्टर के अंदर सेक्शन होंगी। और लॉ क्या होता है, ये हर चीज़ के, जैसे लॉ कोई भी बनेगा वो किससे बनेगा,
वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनेगा। अगर हम कोई भी कानून बनाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फंक्शन है उसको देख के बनाना पड़ेगा। आप कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि जुडिशरी एक रिव्यू जुडिशरी जो रिव्यू कर सकती है, अगर उसको लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो उस कानून को रद्द कर देगी। तो लॉ जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को देख के। अगर मार्केट में बुक लेने जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अलग से मिलेगी, आईपीसी की अलग बुक होगी, उसके बाद आरटीए की अलग बुक मिलेगी। तो ये सब दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन लॉ कानून उसको कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बनाए जाते हैं। जितने भी कानून हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बनाए जाते हैं। छोटा सा कन्फ्यूजन था, मैंने ये दूर कर दिया, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने पूछा भी था लास्ट टाइम पे कि सर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क क्या है। देखो, लॉ जो है वो बनते तो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेसिक उसी को देख के लॉ बनाएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को। अनकॉन्स्टिट्यूशन अगर कुछ होगा तो वो पहले ही उसको कानून नहीं मतलब परमिशन नहीं मिलेगी कानून बनाने की वो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बेसिक बात समझ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, जहाँ से मैं आपको बताऊँ ये जो मैंने ऊपर टॉपिक लिखा, ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये पार्ट्स, शेड्यूल और सोर्सेस। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर कोई आर्टिकल पूछेगा आपको नहीं पता होगा तो एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इसी के रिलेटेड यहीं पे इसका आंसर होगा। बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। अब एक चीज़ आती है, सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बता रहा हूँ, लेकिन बाद में हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चीज़ में कुछ अमेंड करके चेंज करना। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बनाया जाता है, ना कि सोसाइटी को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी काम करता है, नॉट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग ही कानून बनाए जाते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को देख के। इसलिए अमेंडमेंट जरूरी होता है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं। अगर आपको पूछे कि टिल डेट तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन आपको पूछे कि कितने बिल अभी तक पेश किए जा चुके हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। लिख दो ये, इसका मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसका मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो अभी तक टोटल 127 बिल लाए जा चुके हैं, और अभी तक एक्ट कितने बने उसमें से 105। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कब बनता है, जब बिल पास होके प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तब एक बिल एक्ट बन जाता है, अदरवाइज वो बिल ही होता है। मतलब लास्ट जो बिल था वो 127 था, और लास्ट जो एक्ट है वो कितना है 105 है। इसका मतलब जो 127वां बिल है पास हुआ वो 105वां एक्ट बना। बीच में कुछ बिल क्या है फेल हो गए, जिसको मान्यता नहीं मिली। जैसे आर्टिकल 342 ए, आर्टिकल 342 ए, मैंने जैसे बोला आर्टिकल कैसे ऐड किए जाते हैं, ए बी सी 1 2 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऐड किया गया आर्टिकल क्या है, ये बाद में ऐड किया गया अमेंडमेंट करने के बाद, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 105। ये लास्ट अभी जस्ट पास किया गया, लास्ट जो लास्ट हुआ था, ये किसके रिकॉर्डिंग है, ये है आपका ओबीसी के रिकॉर्डिंग है। और इसमें ये बोला गया कि ओबीसी में कौन सी कैटेगरी आएंगी, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट will decide which categories belongs to OBC, ठीक है।
जो अभी जस्ट लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो 105 में नंबर था, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, ये करंट भी बन जाता है कि 105 जो अभी लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसमें कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ, तो इसमें 342 के अंदर आर्टिकल ए जोड़ा गया, मतलब 342A एक नया आर्टिकल ऐड हो गया। मैं आपको आर्टिकल, क्लास सब कुछ बता चुका हूँ। और ये किसके रिकॉर्डिंग है, OBC के रिकॉर्डिंग है। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104 ये 2020 में ऐड हुआ। ये किसके रिलेटेड था, ये SC और ST की लोकसभा या लेजिस्लेचर असेंबली जो स्टेट में होती है, इनके ऊपर था, जिसके अंदर 2020 से लेके 2030 तक रिजर्वेशन फिक्स की गई। जो अभी जस्ट 104 जो सेकंड लास्ट अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये 2020 में की गई। इसमें क्या किया गया, SC ST की जो रिजर्वेशन थी लोकसभा के अंदर और आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो 2020 से लेकर 2030 तक क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 103 हुआ, ये किसके रिलेटेड था, 2019 में हुआ। ये किसके रिलेटेड था, ये था आपका 10% रिजर्वेशन फॉर EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, ये कौन सा अमेंडमेंट था, 103 था। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 102, ये किसके रिलेटेड था 102 वाला, ये भी OBC के रिलेटेड था। लेकिन इससे पहले आपको पता है सिर्फ SC ST की ही बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये नया आर्टिकल के तहत जोड़ा गया। एक इसके बाद एक और लिख लो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। चलिए ये देखिए आप, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 102 था वो OBC के रिलेटेड था, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 103 ये था GST के रिलेटेड। और जो 100 वाला हुआ था, जो 100 नंबर पे हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इंडिया और बांग्लादेश की जो लैंड रिफॉर्म, मतलब कि जो ज़मीन थी वो लेना देना किया था, जो भी फिक्स की थी, कौन सी ज़मीन इंडिया के, कौन सी बांग्लादेश के, इसके रिकॉर्डिंग था। ठीक है, तो ये था आपके आर्टिकल अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा सा। तो मैंने इंपॉर्टेंट लास्ट वाले बता दिए, बीच में तो हम बाकी तो पढ़ेंगे कौन कौन सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे 42nd वाला, 1976 वाला, बहुत सारे अमेंडमेंट है जो आपको पढ़ने हैं। फिलहाल ये मैंने लेटेस्ट वाले बता दिए। ठीक है, अभी जो सबसे लास्ट वाला हुआ था वो कौन सा था, वो OBC के रिगार्डिंग था, वो 342 आर्टिकल को ऐड किया गया। और 104 वाला था क्या, वो SC ST के रिगार्डिंग था। 103 वाला था वो 10% रिजर्वेशन का था। 102 जो OBC का, 101 GST, और 100 वाला कौन सा था, इंडिया बांग्लादेश के लैंड के ऊपर था। ठीक है, तो आई होप कि ये आप अमेंडमेंट समझ गए होंगे। अभी हम बात करते हैं पार्ट्स की। ठीक है, पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स की, अगर हम पार्ट्स की बात करें, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अमेंडमेंट जब भी होती है वो ABC की फॉर्म में होती है, या वो 1 2 3 नंबरिंग की फॉर्म में ऐड होती है। जैसे 342A हुआ था। ठीक है, ये नंबरिंग इस तरह की फॉर्म में होता है। जैसे 4th A में क्या ऐड हुआ, 42 सेकंड अमेंडमेंट 1976, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम बात करेंगे पार्ट्स की। तो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, पार्ट्स, शेड्यूल और सोर्सेस। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है प्रियम्बल भी क्या है, एक पार्ट्स है। क्या ये पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बता दिया था, ये भी एक तरह का पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट वाइज लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 1 में आपका आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो भी स्टेट्स वगैरह यूटी के नाम होंगे, कितनी बाउंड्री क्या होगी, कहाँ पे राजस्थान की बाउंड्री कहाँ तक होगी, तो वो सारी चीज़ें किसके पार्ट में आती हैं, पहले इस आर्टिकल का। इसके अंदर आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। जैसे बाउंड्री के रिलेटेड तीसरा आर्टिकल है, JNK की जो भी बाउंड्री फिक्स की गई, यूटी बनाया गया, लद्दाख को अलग किया गया, वो आर्टिकल 3 के लिए था। वो बाकी हम पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन ये ओवरऑल आपको आइडिया पता होना चाहिए।
ठीक है। अगर आप ये टेबल भी थोड़ा सा लर्न कर लेते हो तो आपको आर्टिकल का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 बेसिकली यही हमें पूरा पॉलिटी में पढ़ना है, सब कुछ जो भी हम पढ़ा रहे हैं अभी। तो पार्ट 2 में बात की जाती है सिटीजनशिप की। इसके अंदर आर्टिकल कौन से आते हैं? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। इसके बाद अगर हम पार्ट 3 की बात करें, आपको पता ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आता है आपका फंडामेंटल, ये आता है आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर, जिसके आर्टिकल आपको पता 12 से लेके 35 तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होने वाला है कंप्लीट डिटेल में। पार्ट नंबर 4 में क्या आता है आपका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बेसिकली गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, जो किस तरह से पब्लिक के लिए काम करना है, क्या उनकी ड्यूटीज है। ये आर्टिकल आता है 36 से लेके 51 तक। अभी आप आर्टिकल तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया इसका याद कर लेना कहाँ से कहाँ तक होता है, क्योंकि जब भी कुछ भी आपको फंडामेंटल राइट के लिए पूछेगा तो एक आइडिया तो होगा ना कि 12 से 35 के बीच ही कोई आंसर है। गलती से 12 से नीचे आर्टिकल लिखा वो पहले एलिमिनेट, 35 के ऊपर लिखा पहले ही एलिमिनेट, इस तरह से क्वेश्चन निकल जाता है। पार्ट नंबर 4A ये किसके रिगार्डिंग है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज के रिकॉर्डिंग है, फंडामेंटल ड्यूटीज के रिकॉर्डिंग है। और इसके अंदर आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल आता है 51A, वाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 पे कौन आता है? इसमें आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो भी सेंटर की जितनी भी हैं, जैसे आपकी सीबीआई है, रेलवे है, जो भी है मेन सेंटर की जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर जिनके होते हैं सारे, तो वो सारे किस में आएंगे? सेंटर का वो आएगा 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं हम लोग। पार्ट 6 में क्या आएगा आपका? वो आएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसमें आर्टिकल आएगा आपका 152 से लेके 237 तक। उसके बाद पार्ट नंबर 7, ये टेबल थोड़ा सा लर्न कर लेना क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा सारा। आर्टिकल 238, ठीक है। ये आपका जब 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1956 में, उस टाइम इसको पार्ट 7 को क्या किया गया? एंड कर दिया गया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया गया। अभी ये फ़िलहाल नहीं है, लेकिन काउंटिंग में अभी भी आता है। पार्ट 8 की बात करें तो इसमें क्या है? आर्टिकल 239 से लेके 241 तक आर्टिकल होंगे, ठीक है। चलिए बाकी मैं इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके याद भी करना है, इसलिए मैं जल्दी नहीं लिखवा सकता। बाकी चीज़ मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पीछे मैंने रिवीजन कर दिया था, यहाँ तक मैंने रिवाइज कर दिया था, यहाँ तक बताता हूँ कि सबसे पहले आपका इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली कितने पार्ट थे और करंटली कितने हैं। सिंपली पूछे कितने पार्ट हैं तो आंसर 22 ही आएगा, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे। लेकिन अगर करंट पूछे तो आपको 25 आंसर लगाना, क्योंकि अभी भी 22 ही हैं, बीच में 22 के अंदर ए बी करके ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 395 ओरिजिनल थे, करंटली 470 हैं, लेकिन हाउ मैनी पूछे सिंपली तो आंसर 395 ही जाना है। लेकिन जो आपके शेड्यूल है वो जितने हैं उतने ही आंसर देना। करंट पूछे तो करंट। फिर मैंने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का फ़र्क समझा दिया आपको। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होती है मैंने वो बता दिया। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सोसाइटी चलती है। इसलिए अमेंडमेंट टाइम टू टाइम जरूरी होता है। जो जो नीड होती है हम उसको अमेंड करके चेंज करते हैं, ठीक है। और टिल डेट अभी तक हम लोगों ने कितनी अमेंडमेंट कर दी है? तो अभी तक हम लोग 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बिल कितने 127 है, बीच में रिजेक्ट हुए तब जाके 105 ही बचे हैं। फिर मैंने कुछ अमेंडमेंट बताई, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। जीएसटी की पूछी जाती है, उसके बाद ये आपकी जीएसटी के बाद जो 10% रिजर्वेशन की ये पूछी जाती है, तो याद कर लेना इसको, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से आपको पार्ट्स लगवाए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे मैं करके आपको अगली क्लास में शेड्यूल भी बता दूंगा। और आई होप कि आज की क्लास भी आपको बेसिक थी समझ आई होगी। यहाँ से
क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 1 नंबर यहाँ से पूछा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। और प्रियम्बल भी मैंने आपको करवा दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग अभी फास्ट चलना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये 3 टॉपिक हम एक साथ खत्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से फास्ट, ठीक है। और आपका सिलेबस हमने स्टार्ट किया है, ख़त्म करेंगे, पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस मंथ की लास्ट तक, ये लगभग एंड होने वाली हो जाएगी। मैथ हम लोग प्लेलिस्ट अपडेट कर रहे हैं जिसमें आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट एक लेक्चर बचा कंप्लीट हो गया। बाकी अभी मैं मैथ की सैटरडे संडे मंडे 3 सैटरडे संडे 2 दिन तो आपकी 2-2.5 घंटे की लाइव करने वाला, मतलब 2-2 ढाई घंटे की लाइव। और इसमें हम लोग ठीक ठाक मतलब सिलेबस को खींच देंगे मैथ का भी। फिर उसके बाद आपका साइंस में जाके देखिए, साइंस आपकी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपके लगभग 25 से 30 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें फिजिक्स के भी हो चुके हैं, बायो के भी हो चुके हैं, केमिस्ट्री के भी हो चुके हैं, बाकी हम साथ साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, इकोनॉमिक्स मैं करवाऊंगा, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी एक साथ हम सब कुछ नहीं कर सकते, इसको भी हम थोड़े दिन में स्टार्ट करेंगे, फिलहाल जो चल रहा है उसको करेंगे। और ज्योग्राफी आपकी चल रही है, हिस्ट्री आपकी चल रही है, इंग्लिश आपकी चल रही है, ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है आपका, और हम लोग इसको बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, और सबसे बेस्ट तरीके से हम ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। हम सिलेबस सिर्फ ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इतना फास्ट भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमने पहले ही लेक्चर जेकेपी के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, 5 मंथ पहले से हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो लेक्चर अभी हमारे काम आ रहे हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा उतना अच्छा हम मेहनत करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखो कुछ लोग होते हैं मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं सिंपली कुछ भी नहीं है, कुछ कंसेप्ट नहीं दे रहे हैं, तो उनके व्यूज़ हमसे बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे उनके शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप हमें देख रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को भी पता चले कि असली कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, सिलेक्शन कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।